हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को बहुत कुछ सिखाता भी है। दोस्तों, डाइवोर्स फाइल करने के लिए कई सारे लोग आपने देखे होंगे बहुत इनिशियल लेवल पे ही डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। कुछ लोग 1 साल रुक के करते हैं, कुछ लोग 2 साल रुक के करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जब आप डाइवोर्स फाइल करते हैं तो उस समय आपको डाइवोर्स कैसे फाइल करना है। इसी पर यह जजमेंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने डाइवोर्स केस को कोर्ट के सामने ला सकते हैं और उसमें जीत भी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अभी इससे पहले सोच पर प्रहार पे जो मैंने वीडियो डाला था वो इस वीडियो से रिलेवेंट है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब ये जो आज का मामला है, इस मामले में क्या हुआ, पति ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि उसे अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल करना है। इसके बाद उसने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी। आप सबको पता है कि डाइवोर्स फाइल करने के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे एडल्ट्री, डेजर्शन, क्रूअल्टी। तो उसने क्रूअल्टी को आधार बनाया। अब दोस्तों, जब यह मामला चलने लगा, इसके बाद मीनवाइल हस्बैंड ने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन फाइल करी। उस एप्लीकेशन के अंदर उसने वाइफ की जो सीडीआर थी, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स थे, वो मंगवाने का फैमिली कोर्ट से निवेदन किया और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन उसने पुलिस को भी दे दी इसी चीज के लिए। अब हुआ क्या कि फैमिली कोर्ट ने उसकी इस प्रार्थना को कर दिया खारिज, यानी उसके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब इस आदेश से क्षुब्ध होकर के जो पति था वो हाई कोर्ट में आया था और हाई कोर्ट को डिसाइड करना था कि पत्नी की सीडीआर मंगाई जानी चाहिए या नहीं मंगाई जानी चाहिए। अब इसके पीछे जो मुख्य कारण था जिस वजह से वो उसकी सीडीआर मंगवाना चाहता था, कोर्ट में कुछ साबित करना चाहता था, वो ये था कि उसका ये कहना था कि जो पत्नी है उसका अपने जीजा के साथ संबंध है, यानी वो एडल्ट्री में है और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से सारी चीजें साबित हो जाएंगी, इसलिए वो निकलवाना चाहता था। अब दोस्तों, यहां पर हाईकोर्ट को डिसाइड करना था कि उसकी एप्लीकेशन अलाउ की जानी चाहिए या फिर फैमिली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसी को अपहेल्ड किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर हाईकोर्ट ने नीचे की जो कोर्ट थी उसके रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया बहुत अच्छे तरीके से और साथ ही जो एप्लीकेशन थी जो खारिज हुई थी उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखा। एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से देखने पर कोर्ट को पता चला कि पति ने एक क्लेम किया है कि पत्नी और जीजा के बीच में अवैध संबंध है और ये जो क्लेम है, ये क्लेम उसने जब अपनी डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी उसमें कहीं भी नहीं किया है, यानी प्रथम बार इसी एप्लीकेशन में इस मुद्दे को उठाया गया है। अगर एक्चुअल में यह मुद्दा था तो यह आपने अपने डाइवोर्स केस में क्यों नहीं लिखा। दूसरी चीज, कोर्ट ने यह देखा कि जब आपने डाइवोर्स फाइल किया था तो वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी किया था, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री। तो जब डाइवोर्स केस की पिटीशन का वो ग्राउंड ही नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन इररिलेवेंट हो जाती है। मतलब यहां दो मुख्य और टेक्निकल पॉइंट है आप लोग के समझने के लिए। पहली चीज, जिस चीज की प्रेयर आप किसी माइसलेनियस एप्लीकेशन में कर रहे हो वो मुद्दा आपकी पिटीशन का पार्ट होना चाहिए। अगर वो मुद्दा पिटीशन का पार्ट है ही नहीं और किसी एप्लीकेशन में आप उस मुद्दे को लेकर के आ रहे हो तो कोर्ट उसको इररिलेवेंट मानेगा और आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपने डाइवोर्स किसी एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर फाइल किया है और किसी एप्लीकेशन में आप कोई ऐसा रिलीफ मांग रहे हैं जो उस ग्राउंड से संबंधित ही नहीं है तो वो आपकी चीज इररिलेवेंट हो जाएगी। यानी अगर आप एडल्ट्री के पर्पज से सीडीआर मंगा रहे हैं और उस चीज को उस एप्लीकेशन पे भी मेंशन कर रहे हैं तो आपका डाइवोर्स केस भी एडल्ट्री के ग्राउंड पे फाइल होना जरूरी था। अदरवाइज कोर्ट ये मानेगी कि आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो रिलेवेंट नहीं है। इस मामले में भी हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो वो रिलेवेंट नहीं है और इस मुद्दे को आप पहली बार उठा रहे हैं, ये मुद्दा आपकी पिटीशन में भी नहीं है। अब इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने यहां पे ये भी कहा कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को कंपेल नहीं कर सकता कि वो अपने पासवर्ड उसको बताए, अपने बैंक के पासवर्ड या अपने सेल फोन के पासवर्ड। ये सब प्राइवेसी राइट्स का वायलेशन है और अगर हस्बैंड ऐसा करता है तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस को अट्रैक्ट करता है, यानी उसका ऐसा करना पत्नी पर घरेलू हिंसा माना जाएगा। यानी अगर वो ऐसा करता है तो दो चीजें होंगी, एक तो प्राइवेसी राइट का वायलेशन तो है ही, निजता के अधिकार का उल्लंघन है ही, साथ ही साथ आप घरेलू हिंसा भी पत्नी पर कर रहे हो, डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये दो चीजें कोर्ट ने यहां पर बताई और फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया, यानी उसी को बरकरार रखा, यानी पति को कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तो अब इस पूरे मुद्दे से सीखने को यह मिलता है, देखो आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन भले ही ना हो लेकिन एक कानूनी बिंदु जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। अब चाहे आपका केस किसी भी ग्राउंड पे दाखिल हो रहा है,
आप ये ध्यान रखिए कि कोर्ट में आपको जो कुछ भी साबित करना है वो सारी चीजें टू द पॉइंट आपकी पिटीशन में कवर अप होनी चाहिए। इस पर दोस्तों मैंने तमाम वीडियो बनाए हैं कि जल्दबाजी में डाइवोर्स फाइल मत करो, पिटीशन को टाइम दो 15 दिन 20 दिन 25 दिन, लेकिन फाइल तभी करो जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि पिटीशन में कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीजें नहीं है, जो कुछ है टू द पॉइंट है और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आवश्यक है लेकिन पिटीशन में लिखने से रह गई है। अदरवाइज कई सालों तक डाइवोर्स का केस चलाते हैं लोग, उसके बाद खारिज हो जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं आता, केवल हैरेसमेंट और पैसे की बर्बादी। तो इसलिए डाइवोर्स फाइल करना आसान है लेकिन करते हुए बहुत सारी सावधानियां और प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जब तक आप और आपके वकील साहब दोनों पिटीशन से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, जल्दबाजी में पिटीशंस फाइल मत किया करो। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।